Good evening, friends. Welcome to my webinar. मैं मोनिल दरू जो 13 साल से ये इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो आज मुख्य पर्पस हमारा वेबिनार का है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर हम किसे कहते हैं। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर किसे कहते हैं, इसके लिए हम आज मिले हुए हैं। तो क्या कोई आदमी कोई इन्वेस्टर पैसा डबल फटाफट करता है, उसे हम सक्सेसफुल इन्वेस्टर कहते हैं, या मल्टीबैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लेता है, या रियल एस्टेट में अच्छा रिटर्न ले लेता है, या मार्केट को टाइमिंग कर लेता है, या बेंचमार्क को बीट कर सकता है, या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड, एफडी, पीपीएफ, बॉन्ड में पैसा डाल के इन्वेस्टर बनता है, उसे हम सक्सेसफुल इन्वेस्टर कहते हैं क्या? तो उसका जवाब मेरे हिसाब से ना है। क्योंकि मेरे हिसाब से सक्सेसफुल इन्वेस्टर किसे कहते हैं, जो अपने सभी फाइनेंशियल गोल सही वक्त पे अचीव कर सके, उसे ही हम सही मायने में सक्सेसफुल इन्वेस्टर कह सकते हैं। जब आपको पैसे की जरूरत है तभी आपको आपका पैसा नहीं मिले, तो वो फाइनेंशियल गोल का या फिर वो इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। हर एक इन्वेस्टर का अपना अपना फाइनेंशियल गोल होता है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, हैप्पी रिटायरमेंट, या फिर बाइंग न्यू हाउस, बाइंग न्यू कार, या फिर कोई बिजनेस के लिए कैपिटल जनरेट करनी है, वगैरह वगैरह। हमारा फाइनेंशियल गोल हो सकता है, वो हर एक इन्वेस्टर के अपने प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहला रोड ब्लॉक क्या आता है? सबसे पहला रोड ब्लॉक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट हर्डल इन योर फाइनेंशियल गोल अचीवमेंट। अभी ये स्लाइड में मैंने बताने की कोशिश की है। अगर हम 1990 में गोल्ड का रेट देखते हैं तो 3200 रुपया था, जो 2003 में हो गया 5600, 2019 में हो गया 37,000, और 2020 की तो बात ही छोड़ो, वो करीब करीब 42,000 के आसपास है। पौने 9% इन्फ्लेशन का रेट है, 8.78। गोल्ड को छोड़ो, बेसिक नेसेसिटी में हम काउंट नहीं करते हैं। पेट्रोल पकड़ो, पेट्रोल में भी यही सीनेरियो है, 7.5% इन्फ्लेशन नंबर आता है। 1990 में पेट्रोल का रेट था करीब 10 रुपया, 2003 में हो गया 32.5, 2019-20 में है करीब 80 रुपया। डीजल, वो भी तो 1990 में 4 रुपया प्रति लीटर था, 2003 में 21.21 रुपया हो गया, 2019 में 19-20 में करीब करीब 70 रुपये के आसपास है, 70-72 रुपया। 10-10.25% इन्फ्लेशन लगा। दूध पकड़ लो, मिल्क, जो रोज बरोज की जिंदगी में हमें चाहिए। 1990 में मिल्क का रेट था 6 रुपया प्रति लीटर, जो 2003 में हो गया करीब 13 रुपया, 2019 में हो गया 56, 55-60 के आसपास है। तो 8.25% का इन्फ्लेशन इसमें लगा है। दूसरी रीत से अगर हम देखते हैं, दूसरे नजरिए से, कि अगर 1990 में हमने 1 लाख रुपया हमारे कबोर्ड में या सेफ में रखा होता, उसको इन्वेस्ट नहीं करते, तो 1999 में उसकी वैल्यू हो जाती 52,000, 52,000 रुपया। 2009 में हो जाती 25,000 रुपया, और 2020 में उसकी वैल्यू हो जाती करीब करीब 11,500 से 11,500 रुपया, अगर हम 7% ही इन्फ्लेशन इसमें गिनते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि पैसे को पड़ा मत रखो, उसको इन्वेस्ट करना सीखो। जितना पैसा आपका रोल ओवर होगा, जितना पैसा आपका टर्नओवर में आएगा, जितना पैसे को आप रिसाइकल करोगे, उतना पैसा बढ़ेगा, और ये जो रोड ब्लॉक है अपना इन्फ्लेशन का, उसको हम बीट कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अपना पैसा घिसता जाता है। दूसरे तरीके से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं,
तो 1990 में 1 लाख रुपया जो था 2020 में हो गया करीब 11 साढ़े 11 हजार रुपये। तो हमारा परचेस पावर कम हो गया इन्फ्लेशन के कारण। इसीलिए पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरा रोड ब्लॉक है, अगर हम समझते हैं कि भाई हमने एफडी में पैसा डाल दिया, एफडी बहुत सिक्योर है, सेफ है, तो 6.5 से 7% का इन्वेस्ट अपना इन्फ्लेशन का रेट चलता है। अगर किसी बंदे ने 1 लाख रुपया 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से एफडी में इन्वेस्ट कर दिया और 5 साल का पीरियड दिया, तो उसको 40,000 रुपया इंटरेस्ट की इनकम हो गई है। अगर वो बंदा 30% के स्लैब में है तो 12,000 रुपया उसको टैक्स लग जाता है। तो उसके बाद टैक्स कटने के बाद क्या बचता है? 28,000 रुपया उसके पास इंटरेस्ट की इनकम बचती है। और कैपिटल एप्रिसिएशन इसमें होता नहीं, क्योंकि फंड वैल्यू एट मैच्योरिटी 1 लाख रुपया ही है, 28,000 रुपया इंटरेस्ट है। अगर इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन देखो तो जीरो होता है और रिटर्न आफ्टर टैक्स हो गया 5.6%। ये हमने 8% के हिसाब से कैलकुलेट किया है। फिलहाल तो एफडी के रेट करीब करीब 5.6% के आसपास है। तो आप समझ सकते हो कि 5.6% में अगर हम टैक्स निकाल के देखें तो करीब करीब हमारा रिटर्न बैठता है 4.25 से 4.5%। और इन्फ्लेशन का रेट है हमारा 7%। तो करीब करीब हम लोग 2.5% पैसा कम कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट या सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के जरिए। तो हमारा फाइनेंशियल गोल कैसे अचीव हो पाएगा? ये दूसरा रोड ब्लॉक है। तो 7 ऐसी हैबिट्स होनी चाहिए जिससे हम हमारे फाइनेंशियल गोल सही वक्त पर अचीव कर पाए। तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। पहला, इन्वेस्ट विथ अ गोल। आप कोई भी चीज इन्वेस्ट, कोई भी जगह इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे छोटी अमाउंट हो, बड़ी अमाउंट हो, कुछ भी हो, उसको आप अपने फाइनेंशियल गोल के साथ मैपिंग करो कि ये पैसा मैंने ये जगह पे इन्वेस्ट किया है तो ये पर्पस के लिए। पर्पस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। ये पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, क्यों किया है, कितना किया है, उसकी मैच्योरिटी आएगी तो मुझे कितना मिल सकता है। ये चीज जब तक आपके माइंडसेट में क्लियर नहीं होगी तब तक इन्वेस्टमेंट करना मतलब अंधेरे में तीर मारने जैसा है। जैसे कि आप वेकेशन पे गए लेकिन डेस्टिनेशन नक्की नहीं किया तो कोई मतलब ही नहीं है वेकेशन का। बिल्कुल ऐसा सिनेरियो हो जाता है। तो हमने जो आगे भी देखा कि हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का मैरिज, हैप्पी रिटायरमेंट, फॉरेन ट्रिप, या फिर बिजनेस कैपिटल जनरेट करना, या नया गाड़ी लेना, नया घर लेना, वो कैसे अचीव हो पाएंगे? क्योंकि हम फिक्स इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल के सिक्योरिटी के पीछे हमारे कैपिटल को 2.5 से 3% कम कर रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं हुआ, ये अंधेरे में तीर मारने जैसा है। दूसरे तरीके से हम समझते हैं, अगर कोई बंदा है, उसका 95 में, मिडिल क्लास फैमिली का कोई बंदा है, उसका 95 में हाउस होल्ड एक्सपेंस था 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में उसकी बेसिक नेसेसिटी सब पूरी हो जाती थी। अब इन्फ्लेशन अगर हम 6.5% जोड़ते हैं तो 2020 में वही खर्चा हो गया 25,000 रुपये। और 2045 में अगर वो बंदा रिटायर होता है तो 2045 में उसको इसी लाइफस्टाइल अगर मेंटेन करनी है जो 2095 में थी, 2020 में थी, तो उसको करीब करीब 1.25 लाख रुपया प्रति महीना चाहिए। अगर 6.5% हम इन्फ्लेशन का रेट गिनते हैं तो फिगर्स देख के बिलीव नहीं हो पाता है। ऐसा लगता है जैसे अनरियलिस्टिक फिगर है, लेकिन ये बिल्कुल रियल फिगर है। दूसरे तरीके से समझते हैं, अगर कोई बंदा 1990 में रिटायर होता है तो उसको उस टाइम
5,000 रुपया खर्चा था और सामान्य भारतीय जनता की एवरेज आयु होती है 82 से 85 साल तक। तो अगर वो बंदा 1990 में 15 लाख रुपया अगर उसके पास होता तो वो 25 साल और उसकी जो करंट लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन कर पाता आफ्टर रिटायरमेंट। अगर कोई बंदा 2020 में रिटायर हो रहा है तो उसके पास उस वक्त 75 लाख रुपया होना कंपलसरी है, क्योंकि 25,000 हमने खर्चा गिना है नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का, तो 12 महीने का उसका 3 लाख रुपया होता है। और 25 साल अगर वो आदमी जीता है 60 के बाद 80-85 साल तक, तो 25 साल और गिनते हैं तो 75 लाख रुपया उपयोग उसको जरूरी है। इतना कॉर्पस उसके पास होना कंपलसरी है। अगर कोई बंदा 2045 में रिटायरमेंट लेता है तो उसको 3.25 करोड़ रुपये चाहिए। तो वो बाकी के 20-25 साल जो उसकी रिटायरमेंट एज है 60 साल के बाद की, वो व्यवस्थित गुजार सकता है। हम इसमें कोई लग्जरियस लाइफस्टाइल या लाइफस्टाइल अप करने की बात नहीं कर रहे हैं। जो लाइफस्टाइल है उसी को वो मेंटेन कर रहा है, तो उसको 3.25 करोड़ रुपये का कॉर्पस होना जरूरी है। तो मतलब क्या हुआ? सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन्वेस्ट विथ अ पर्पस। अगर पर्पस के बिना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते ही नहीं। बराबर। दूसरा पॉइंट आता है स्टार्ट अर्ली। अगर कोई लड़का है या लड़की है, वो 24-25 साल से अगर सैलराइज पर्सन है या बिजनेस स्टार्ट करता है और अगर इसकी इनकम चालू हो जाती है तो उसे जैसे इनकम चालू हुई तभी से उसका फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर फोकस करना जरूरी है। जितना जल्दी वो फाइनेंशियल प्लानिंग पे फोकस करना चालू करेगा उतना उसके लिए फाइनेंशियल गोल अचीव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बराबर। क्योंकि वो पैसे के साथ उसको टाइम भी मिलता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का पीरियड लंबा हो जाता है, होराइजन बढ़ जाता है। अगर पीरियड लंबा हो गया तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो इफेक्ट है ना सर, इतनी जबरदस्त है, इतनी उसकी स्ट्रेंथ है कि आप बोलते हो कि 3.25 करोड़ रुपया कैसे इकट्ठा होगा, 5 करोड़ कैसे इकट्ठा होगा, 2 करोड़ कैसे इकट्ठा होगा। सब कुछ मुमकिन है अगर आपके पास पीरियड है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग लंबे अवधि में ही ब्रह्मास्त्र है। जितना लेट आप करोगे उतना आपको पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपका कैपिटल कम बनेगा। अभी एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग की स्ट्रेंथ क्या है उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ये स्लाइड में। दो लड़के हैं, दोनों 25 साल की उम्र के हैं, दोनों की इनकम सेम है, डेजिग्नेशन सेम है, सर्विस सेम है, सब कुछ सेम है। अभी एक बंदा है, वो जैसे इसकी इनकम चालू हो गई उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया मंथली 10,000 रुपया। तो अप टू 60 ईयर्स उसके पास 35 साल का पीरियड है। तो 35 साल में उसने कितना इन्वेस्ट कर दिया? प्रति माह 10,000 से अगर हम गिनते हैं तो 42 lakhs उसने इन्वेस्टमेंट किया। तो उसका एज जब 60 ईयर्स होगा 35 साल के बाद, तो उसके पास करीब करीब 11.5 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा। फंड वैल्यू उसकी इतनी हो जाएगी। अब दूसरा मिस्टर लेट है, वो इसकी सोच अलग है। वो ये सोचता है कि अभी तो क्या इन्वेस्टमेंट करने का, अभी क्या जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, अभी तो नई नई जॉब लगी है, नई नई इनकम हुई है, तो अभी थोड़ा रिलैक्सेशन मूड में रहता है, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करने के तरीके से रहता है। बोले मैं बाद में इन्वेस्टमेंट कर लूंगा और बाद में करूंगा थोड़ा ज्यादा कर दूंगा तो मैं करीब करीब उसके दोस्त के पर्पस के पास ही पहुंच जाऊंगा। तो उसने 20 साल तक इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं दिया, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की। और 45 ईयर्स की उसकी जब एज हुई 20 साल बाद, तो उसने बोला कि अब मैं 20,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ। अगले ने 10,000 किया था 20 साल पहले। उसने 45 साल की एज पे 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो
तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट का पीरियड रहा अप टू 60, अगर गिनते हैं 60 माइनस 45 तो 15 साल का इसका इन्वेस्टमेंट का पीरियड हुआ। तो उसने 36 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उसका पैसा कितना बना, करीब करीब 1.25 करोड़। इसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कहाँ 11.5 करोड़, कहाँ 1.25 करोड़। और इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखते हैं तो खाली 6 लाख रुपये का अंतर है, लेकिन 6 लाख रुपया कम इन्वेस्ट करके उसका करीब 10 करोड़ रुपया कम बना। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टार्ट अर्ली, जितना हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट का स्टार्टअप आप ले लो। अभी पीसफुल रिटायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, अगर वो बंदा 4.25 करोड़ जो हमने आगे डिस्कस किया 2045 में वो रिटायरमेंट ले रहा है, तो 4.25 करोड़ रुपया उसके बाद रिटायरमेंट के लिए पैसा होना जरूरी है नॉर्मल लाइफ स्टाइल में। तो 10% रिटर्न हम गिनते हैं। तो 2020 में अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चालू करता है तो 2045 तक उसको मंथली 30,000 ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा बंदा सोचता है कि मैं 2030 से शुरू करूंगा, लेकिन चाहिए 4.25 करोड़ ही, रिटर्न भी फिक्स है और जो अमाउंट चाहिए एट द एज ऑफ 60 वो भी फिक्स है 4.25 करोड़। तो उसको मंथली 90,000 रुपया 3 टाइम्स बढ़ गया, देखो 90,000 पर मंथ उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर वही तीसरा बंदा 2040 में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उसको 4,85,000 रुपया प्रति मास इन्वेस्ट करना होगा, जो पॉसिबल है ही नहीं। उसीलिए हम कहते हैं बार बार कि इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो जल्दी से शुरू करो, तो कम पैसों में ज्यादा पैसा आपका बन सकता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर स्टार्ट अर्ली। तीसरा पॉइंट है इन्वेस्ट इन इक्विटी। इक्विटी मतलब हम लोग समझते हैं शेयर, शेयर इंग्लिश वर्डिंग है। शेयर का मतलब है भागीदारी, हिस्सा, पार्ट। आप किसी कंपनी का शेयर लेते हो तो आप उसकी उसकी कंपनी में, उसके बिजनेस में पार्टनर बन रहे हो। तो शेयर का मतलब है हिस्सा खरीदना। अभी किसी ने एल का शेयर लिया तो एल के प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस जो भी होता है उसके अंदर उसकी भागीदारी है। अगर रिलायंस का शेयर लेता तो रिलायंस वो उसका भागीदारी खरीद रहा है, उसकी हिस्सेदारी ले रहा है। तो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है वैसे वैसे बिजनेस की वैल्यूएशन भी बढ़ती है और उससे उसका पैसा भी बनता है, उसका ग्रोथ होता है पैसे का। अभी एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है, ये किसी कंपनी को प्रमोट करने की मेरी बात नहीं है, एक सिंपल आपको एक्सप्लेन करने की मेरी कोशिश है कि अगर आईटीसी हम देखते हैं तो 1989 में उसकी मार्केट कैप थी 212 करोड़। अब बिजनेस ग्रो हुआ 2014 में होगा 2,80,700 करोड़। 33% का उसका CAGR रिटर्न मतलब चक्रवृद्धि हम जिसको बोलते हैं वो उसका 33% से उसका ग्रोथ हुआ। दूसरा हम पकड़ते हैं हीरो मोटोकॉर्प। उसकी मार्केट कैप थी 1989 में 47 करोड़, जो 2014 में हो गई 45,300 करोड़। उसका CAGR ग्रोथ हुआ 32% करीब करीब। तीसरा हम पकड़ते हैं अंबुजा सीमेंट। उसका मार्केट कैप 1989 में था 35 करोड़, 2014 में होगा 31,100 करोड़। उसका CAGR अगर हम गिनते हैं ग्रोथ तो 31% हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे आप शेयर खरीदते हो, हिस्सेदारी लेते हो किसी कंपनी का शेयर लेके, तो उसकी कंपनी का जैसे ग्रोथ होता है वैसे आपका ग्रोथ अपने आप होना चालू हो जाता है। अभी एक एग्जांपल और है, प्रॉफिट ड्राइव्स प्राइस। जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है वैसे वैसे उसकी शेयर की कीमत भी बढ़ती है, तभी बिजनेस वैल्यू ग्रो होती है। अभी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सेंसेक्स 1,000 लेवल पे था तब किसी कंपनी का अर्निंग था 59 रुपीज।
अभी सेंसेक्स 28,800 के करीब हुआ तो उसकी अर्निंग हो गई 1650 रुपया। तो सेंसेक्स का ग्रोथ कितना हुआ? करीब करीब 12.25% के हिसाब से। तो अर्निंग भी 12.25% के हिसाब से हो गई अपने आप। शेयर होल्डर ने कुछ नहीं किया, जो किया कंपनी ने किया, कंपनी की मैनेजमेंट ने किया। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है वैसे वैसे शेयर होल्डर को अपने आप उसके पैसे का उतना ही ग्रोथ मिलता है। तो सेंसेक्स जितना बढ़ता है उतना अर्निंग अपने आप बढ़ जाता है। अभी ये स्लाइड में मैंने दिखाने की कोशिश की है, अगर 1981 से 1920 का हम पीरियड पकड़ते हैं तो गोल्ड, सिल्वर, एफडी, पीपीएफ और इक्विटी में अगर पैसा डाला होता तो क्या परिस्थिति हो सकती थी। ये करीब करीब समझ लो 40 साल का पीरियड हुआ, 1981 से 2020। तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन का रेट हमने पकड़ा है, एवरेज रेट है 40 साल का 6.52 उसका एवरेज है इन्फ्लेशन का। अगर किसी बंदे ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो उसका रिटर्न बनता 40 साल का 8.48%, मतलब इन्फ्लेशन को बीट कर दिया। अगर सिल्वर में करता तो 6.92%, करीब करीब पैरेलल टू इन्फ्लेशन रेट, मतलब पैसा बना नहीं, जितना था उतना ही रहा। फिर हम देखते हैं एफडी में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो 40 साल का जो एफडी का रेट प्लस माइनस हुआ उसका एवरेज बनता है करीब करीब 8.62%, तो थोड़ा इन्फ्लेशन से ज्यादा है। अगर हम कंपेयर करते हैं पीपीएफ की, 40 साल में पीपीएफ का एवरेज रिटर्न है 9.40, मतलब करीब करीब 9.5% के आसपास उसका 40 साल का रिटर्न हुआ है। कभी प्लस हुआ, माइनस हुआ, जो भी हुआ, लेकिन 40 साल के पीरियड में 9.5% के आसपास उसका रिटर्न बना है। अगर इक्विटी में हम कंपेयर करते हैं सेंसेक्स में, तो यही रिटर्न हो जाता है 14.25%। तो इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका बेसिक कारण ये है, ये आंकड़े हमको दर्शाते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। वो अलग बात है कि आप 100% इक्विटी में मत डालो, थोड़ा गोल्ड में डालो, थोड़ा सिल्वर में डाला, थोड़ा पीपीएफ में डाला, थोड़ा एफडी में डाला, लेकिन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी है। तो ही आप वेल्थी बन पाओगे, तो ही आप सफल इन्वेस्टर बन पाओगे। सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए इक्विटी पार्टिसिपेंट इज कंपलसरी। उसे आप नजरअंदाज करोगे तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर की डेफिनेशन में से आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, अभी दूसरे तरीके से हम सोचते हैं कि परचेजिंग पावर एनहेंस करना है तो कैसे कर सकते हैं। इन्फ्लेशन हमने देखा 40 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से तो 6.52% है, तो 1 लाख की वैल्यू हो गई 12.5 लाख। अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हम तो हमारी वैल्यू हो जाती 1 लाख की करीब करीब 26 लाख रुपया। अगर सिल्वर में इन्वेस्ट करते तो 14.5 लाख होता, पीपीएफ में करते तो 36.5 लाख रुपया हो जाता, 1,40,000 साल के लिए। हाँ, और अगर सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया होता तो हमारा 1 लाख रुपया बन जाता करीब करीब 1,70,00,000 रुपये। समझ रहे हो आप? तो 1 लाख हमारा हो गया 13.5 गुना सीएजीआर। तो इक्विटी का पावर ये है, और मैंने आगे भी बोला कि पीरियड और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ये असर है। तो इक्विटी इज कंपलसरी। अब ये 40 साल में सब कुछ हो गया, नेचुरल कैलेमिटीज आई, 2 वॉर आ गई, फाइनेंशियल स्कैंडल्स भी हो गए, प्राइम मिनिस्टर के 10 गवर्नमेंट चेंज हो गई, ग्लोबल क्राइसिस आ गई, लेमन क्राइसिस आ गई, जो कि सब कुछ आ गया 40 साल में, फिर भी 13.5%, 14% रिटर्न बना है। तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के दरमियान
पेशेंस रखनी चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। मार्केट का नेचर ही है वॉलेटिलिटी, और जितनी वॉलेटिलिटी होती है तभी रिटर्न बनता है। कभी आपने देखा सेंसेक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन चलता है? कभी नहीं होता है। वो प्लस माइनस ऊपर नीचे ही होता है, और तभी आपका रिटर्न बनता है। और जब लोग ग्रीडी होते हैं ना, तब आप फियरफुल बन जाओ। और जब लोग फियरफुल होते हैं, अभी जैसे कोरोना की पैंडेमिक हुई, तो अपना सेंसेक्स 42,000 के गिर के 26,000 पे चला गया। तो लोग एग्जिट करना चालू किए। बिल्कुल रिवर्स स्ट्रेटेजी है। जब जब 26,000 मार्केट जैसे गिरता गया, वैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में बढ़ाते जाओ। अब वही 26,000 का आप फिर 40,000 हो गया। तो आपका रिटर्न जबरदस्त बन सकता था, पर लोग डर के मारे पैनिक हो जाते हैं और नहीं करते हैं ये काम। देखो, ये मैंने अभी बताया आपको कि सेंसेक्स की जर्नी क्या है 20 साल की। 20 साल में आप देखो, कभी प्लस कभी माइनस, 72% भी रिटर्न आया, 81% आया, -62 आया, -24 आया। ओवरऑल देखो तो 12-15% रिटर्न कहीं भी गया नहीं है। इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और किसी के बहकावे में आप अपना इन्वेस्टमेंट में से एग्ज़िट कर लो, तो आपका कभी भी वेल्थ नहीं बन पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। पास्ट करेक्शन हम देखते हैं तो पास्ट में भी 30%, 20%, 15% अनेक बार करेक्शन हुए, उसके बाद भी अपना सेंसेक्स देखो, आप देखते जाओ कहाँ से कहाँ पहुंच गया, फिर से 40% हो गया। बराबर है। तो पास्ट करेक्शन के बावजूद भी पैसा तो बना है, तो करेक्शन आए तो कभी भी पैनिक मत होइए आप, और कभी भी ये मत सोचो कि अब हम निकल जाएं। इक्विटी लॉन्ग टर्म में बिल्कुल रिस्की नहीं है। इसका इस स्लाइड में मैंने दिखाने की कोशिश की है। अगर किसी ने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया इक्विटी में, तो उसकी नेगेटिव रिटर्न की चांसेस 12 टाइम हुआ। 12 टाइम्स ऐसा हुआ कि उसका नेगेटिव रिटर्न हो गया। उसको परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो करीब-करीब 35% प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस हुई। अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता, तो नेगेटिव रिटर्न 6 बार ही हुआ। 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कम हो गई, करीब 18-19% हो गया। अगर 5 साल इन्वेस्ट कर रहा होता, तो नेगेटिव रिटर्न का चांसेस हो गया 3 ही बार 5 साल में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस परसेंटेज में गिनते हैं तो 10% हुई। अगर इन्वेस्टमेंट हमने 10 साल के लिए कर दिया, तो नेगेटिव रिटर्न एक ही बार आता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस हो गई सिर्फ 4%। और 12 और 15 साल अगर इन्वेस्ट करके छोड़ दिए होते, तो प्रोबेबिलिटी लॉस नील है, ज़ीरो है। इसीलिए बार-बार हम कहते हैं कि लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करो, जल्दी इन्वेस्टमेंट करो, उसका गोल मैपिंग करो, माइंड सेट करो कि ये पैसा हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, कब चाहिए, कितना चाहिए, पूरी कैलकुलेशन के साथ इन्वेस्ट करो, तो ही आप पैसा बना पाओगे और सफल इन्वेस्टर बन सकते हो। कि अभी इसमें मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कई इन्वेस्टर बोलते हैं हमारा पैसा तो बनता ही नहीं है, हम तो पैसे गंवाते ही हैं, हमने कभी प्रॉफिट लिया ही नहीं, या तो प्रॉफिट लिया उससे ज़्यादा लॉस कर दी, कैपिटल भी हमने गंवा दी। तो उसके कारण जो हमने इसमें फ़िल्टर आउट किया है, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटी? क्योंकि वो इक्विटी को समझ नहीं पा रहे हैं। उसको सट्टे की तरह खेलते हैं, जुए की तरह खेलते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि अगला बंदे ने पैसा बनाया तो उसका लक अच्छा है। लक, इसमें लक वक कुछ नहीं होता है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म का प्लानिंग कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में तो ये गैम्बलिंग ही है। शॉर्ट टर्म में पैसा कभी नहीं बनता है, लॉन्ग टर्म में ही बनता है। ज़्यादातर इन्वेस्टर क्या करते हैं,
टिप्स ले लेते हैं। भाई मेरे को इसने टिप दी, उसने टिप दी। वो टिप में फिर यही होता है, टिप देने वाले पैसा बना के निकल जाते हैं, और जो इन्वेस्टर है वो बेचारा फंस जाता है। तो वो फिर बोलता है कि भाई मेरा पैसा तो बना ही नहीं। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? इन्वेस्टर खुद है, ना कि टिप देने वाला। ना तो आपको कोई ऐसा एरा गेरा नत्थु गेरा एडवाइस देता है उसको आप फॉलो करते हो वो। दूसरा चीज होता है, जो कंपनी का आप शेयर लेते हो उसके बिजनेस को आप पहले स्टडी करो कि एक कंपनी का हम जो शेयर खरीद रहे हैं तो वो कंपनी क्या बिजनेस में है, उसका बुक वैल्यू क्या है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी उसकी बिजनेस में क्या है, उसका बिजनेस का ग्रोथ क्या है, उसने डिविडेंड टाइम पे कितना दिया है, डिविडेंड यील्ड इसकी क्या है, ये सब समझ के फिर उसका शेयर लेना चाहिए। तो उसमें आपका पैसा बनता है। तो बिजनेस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मार्केट को कभी टाइमिंग मत करो। स्टे इन मार्केट बट डोंट टाइम द मार्केट। मीडिया पे ज्यादा ध्यान मत दो। ये चैनल वाले ने ये बोला हमने खरीद लिया, ये चैनल वाले ने बोला बेच दो हमने बेच दिया। उससे आप कभी भी सफल इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। और एक चीज और है, रिटर्न को चेज मत करो। अगले ने ये स्टॉक में पैसा डाला, इतना रिटर्न लिया तो मैं भी ले लूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। दो इन्वेस्टर का रिटर्न सेम आ ही नहीं सकता है। अब ये रिटायरमेंट की जो हमने आगे भी बात की है, तो 25 साल का अगर पीरियड है और 3.25 करोड़ रुपया अगर हमको चाहिए, तो अगर 6% वाले एफडी में या 8% के पीपीएफ में या कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आपने पैसा डाला है या इक्विटी में पैसा डाला है, तो मंथली इन्वेस्टमेंट की कितनी जरूरियात होती है उसका कैलकुलेशन मैंने बना के दिया है। अगर 6% का इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 25 साल का पीरियड है, तो 3.25 करोड़ रुपया बनाने के लिए आपको 55,000 रुपया प्रति मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर यही सब सेम है लेकिन 8% रिटर्न वाली प्रोडक्ट में आपने पैसा डाला तो आपको प्रति महीना 40,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर 14% की रिटर्न वाली प्रोडक्ट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया और 25 साल अगर आपके पास है, तो 3.25 करोड़ रुपया बनाने के लिए सिर्फ 13,000 रुपया आपको डालना पड़ेगा। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट इन बिजनेस, जैसे मैंने आपको समझाया शेयर के बारे में। चौथा पॉइंट है इन्वेस्ट रेगुलरली। इन्वेस्टमेंट में एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बाजार चला तो हमने इन्वेस्ट किया, टूटा तो हम निकल गए। इससे कभी आप वेल्दी नहीं बन सकते हो, कभी आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। सक्सेस इज इक्वल टू डिसिप्लिन। अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, आप इजीली फाइनेंशियल गोल अचीव कर पाओगे और मार्केट ऑटोमेटिक टाइमिंग हो जाता है। अगर आप मंथली मोड पे इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हो तो कभी मार्केट अप है, कभी डाउन है, कभी अप है, कभी डाउन है, तो आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है, मार्केट टाइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक पॉइंट बहुत महत्व का है कि आपके इमोशंस पे अपने आप कंट्रोल हो जाता है। आपने रेगुलर डिसिप्लिन में पैसा डालना चालू किया, प्रति माह 10,000, 20,000, 5,000, जो भी आपकी कैपेसिटी है, डालते जाओ, उसको देखो ही मत। 15 साल 20 साल देखो मत। मार्केट ऊपर गया नीचे गया, बेच दूं खरीद दूं, कुछ मत करो। इमोशंस को कंट्रोल करो, तो अपने आप आपका पैसा बढ़ेगा। ये हेल्दी बनने की ये एकदम रामबाण जड़ी बूटी है। और एक फाइनल पॉइंट ये है कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। अगर ये आपके जीवन में उतार लिया तो आपको कभी फाइनेंशियल गोल अचीव करने में तकलीफ नहीं आएगी और आप आसानी से सफल इन्वेस्टर बन सकते हो। लोग क्या करते हैं, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं, बाद में बचता है उसका सेविंग करते हैं। एक्चुअली वो रॉन्ग स्ट्रेटेजी है।
इनकम में से पहले सेविंग का पैसा निकाल दो और बाद में जो बचता है उससे खर्चे मैनेज करो। ये राइट स्ट्रेटेजी है। अब फाइनेंस गोल इजीली अचीव करने के लिए अगर हमारे पास 20 साल का पीरियड है और 20 साल के बाद हमको अगर 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, तो हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये मैंने कैलकुलेशन बना के दिया है। अगर 8% के हिसाब से हम रिटर्न गिनते हैं तो 1 करोड़ बनाने के लिए आपको 17,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रति माह। अगर 12% में अगर आप इन्वेस्ट रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको करीब करीब 10.5 पौने 11,000 रुपया प्रति माह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वही चीज अगर हमको 15% वाला इंस्ट्रूमेंट में हमने इन्वेस्ट करना चालू किया और 1 करोड़ हमको 20 साल में चाहिए तो सिर्फ 7,500 में आपका काम हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है। हर महीना ये इन्वेस्टमेंट होना कंपलसरी है। इसमें कभी भी पैनिक नहीं होना। कभी भी मार्केट डाउन गया तो निकल जाओ। हो सकता है बीच में नेगेटिव पोर्टफोलियो रिटर्न भी आया तो भी मत निकलो। तो ये आपका गोल इजीली अचीव हो सकता है। अगर 5 करोड़ का हम एग्जांपल लेते हैं तो अगर 8% के इंस्ट्रूमेंट में हमने इन्वेस्ट किया है तो करीब करीब आपको 87,000 रुपया प्रति माह डालना पड़ेगा। 12% में 54,000 और 15% में 37,000 रुपये में आपका काम हो जाता है। तो ये बहुत माइंड में रखना जरूरी है। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि पीसफुल रिटायरमेंट के लिए अगर 3.25 करोड़ रुपया 25 साल के बाद चाहिए तो 2 तरीके से इन्वेस्ट हो सकता है। या तो आप 15 लाख एक मुश्त डाल दो या 13,000 प्रति माह करो। किसी की कैपेसिटी 15 लाख की नहीं है, 15 लाख रुपया डाल के 25 साल भूलने की किसी की ताकत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 3.25 करोड़ रुपया 25 साल में बना सकते हो। प्रति माह 13,000 रुपया डाल दो, काम आपका हो जाएगा। सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन्वेस्ट रेगुलरली विद डिसिप्लिन, जो हमने डिस्कस किया। कंट्रोल इमोशंस, मैंने अभी भी आपको बताया पहले कि जब लोग ग्रीडी है तो आप फियरफुल हो जाओ। ग्रीडी होते हैं जब बाजार एकदम तेज उफान पे चल रहा है तो आप बाइंग मत करो और जब बाजार गिर जाता है तो सेल मत करो। एग्जैक्टली रिवर्स स्ट्रेटेजी होती है हर एक इन्वेस्टर की। जब बाजार चढ़ता है तो सब लोग आ जाते हैं, हमको भी करना है, हमको भी करना है। जब बाजार टूटता है तो सब निकल जाता है, और टूटेगा और टूटेगा, और बाजार कहाँ से बाउंस बैक होता है वो किसी को नहीं मालूम है। तो इमोशन पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। और कभी भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न और इन्वेस्टर का रिटर्न सेम आता नहीं है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न इज ऑलवेज हायर देन इन्वेस्टर्स रिटर्न। ये गैप क्यों आता है? इमोशंस, इन्वेस्टर्स बिहेवियर, इसकी वजह से ये गैप दिखता है स्लाइड के अंदर। तो इन्वेस्टर को इमोशंस पे कंट्रोल करना जरूरी है और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। व्हेन मार्केट आर हाई, परसीव्ड रिस्क इज लो। व्हेन मार्केट आर लो, परसीव्ड रिस्क इज हाई। ये समझने वाली बात है। ये तो कोई भी अच्छा इन्वेस्टर के दिमाग में होता ही है। एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब ये है कि कितना परसेंट इक्विटी में कस्टमर डाल सकता है, इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट कितनी है, कितना पैसा वो रिस्क वाला इन्वेस्ट कर सकता है, कितना पैसा बिना रिस्क वाला इन्वेस्ट कर सकता है। इसे हम एसेट एलोकेशन टेक्निकली बोलते हैं कि भाई कोई बंदे की इनकम 25,000 रुपया है तो 25 में से वो 2,000 रुपया डालना चाहता है। तो 2,000 रुपया वो हाई रिस्क वाली प्रोडक्ट में पूरा डालेगा तो गलत एसेट एलोकेशन होता है। उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई कितना पैसा हायर रिस्क वाली प्रोडक्ट में डालो, कितना सेफ इन्वेस्टमेंट में डालो। उसे इन्वेस्टमेंट में हम एसेट एलोकेशन बोलते हैं और उसको रीबैलेंस करना बहुत जरूरी है।
एज पर कंडीशन। कभी इनकम ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ईएमआई चालू हो जाता है, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी या कुछ और जैसे कोरोना जैसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस टाइम रीबैलेंसिंग करना एसेट एलोकेशन का बहुत ज़रूरी है। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैव अ डिफाइंड एसेट एलोकेशन। उसका डिफाइंड एसेट एलोकेशन होना, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है, वही आपको गाइड कर सकता है, वो आप खुद नहीं कर सकते हो। छठा है रिस्क कवर। अभी अनएक्सपेक्टेड डेथ आ सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, पार्शियल या टोटल डिसेबिलिटी हो सकती है एक्सीडेंट के केस में, या फिर समझो कि किसी का दुकान जल गया, किसी का घर जल गया, ऐसा कभी कुछ भी हो सकता है। उसके 360 डिग्री सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई, तो आपका इंश्योरेंस में से पैसा आ जाएगा, आपका फाइनेंशियल गोल अचीव करना है, उस पैसे से आप एसआईपी भरते रहो या आपका जो भी प्लानिंग है उसको आप फुलफिल करते रहो, आपका 25 साल में 4.25 करोड़ रुपया बनना है, बन जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो आपका वो प्लानिंग वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और आपका पैसा नहीं बन पाएगा। मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपल्सरी है। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आई तो हेल्थ इंश्योरेंस में आपका पैसा बनेगा, आएगा, और उससे आपका जो रूटीन फाइनेंशियल प्लानिंग है वो डिस्टर्ब नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं समझते हैं लोग, मुझे क्या होने वाला है, मैं तो अभी यंग हूँ, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना है, अभी मुझे क्या होने वाला है, और जब नहीं लिया था तभी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो लोग इग्नोर करते हैं। पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी कम प्रीमियम में मिलती है, उसमें आपका इनकम लॉस भी कवर होता है, आपका टोटल डिसेबिलिटी हो गया, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, तो भी आपका क्लेम हो सकता है, एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो भी पैसा मिलता है, और प्रॉपर्टी को इंश्योर करना तो बहुत महत्व की बात है। तो उसे संपूर्ण सुरक्षा बोला जाता है कि लाइफ कवर चाहिए, उसके लिए टर्म प्लान होना कंपल्सरी है। टर्म प्लान मतलब आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ का इंश्योरेंस मिलता है, लाइफ कवर। उसका प्रीमियम काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, अफोर्डेबल होता है। दूसरा पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी जो मैंने आपको बताया, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बताया, क्रिटिकल इलनेस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आज की डेट में हो गया। क्योंकि अब ऐसे-ऐसे डिसीज़ हो गए कि जिसमें आदमी की कंडीशन क्रिटिकल होने में वक़्त नहीं लगता है। तो क्रिटिकल इलनेस अगर आपने लिया है, तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। आपका जो फैमिली मेंबर आपके पीछे जो है, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपने की है, गोल प्लानिंग की है, गोल मैपिंग की है, उसको आप ईज़िली फुलफिल इंश्योरेंस के पैसे से कर सकते हो, और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर ट्रांसफर रिस्क, वो खुद रिस्क नहीं लेता है, रिस्क ट्रांसफर कर देता है किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। लेकिन पता नहीं लोगों को ऐसा है कि इंश्योरेंस बिन जरूरी है, इंश्योरेंस की कोई महत्व उसकी लाइफ में नहीं है, ऐसा ये लोग का एक भ्रम है। रियलिटी वो नहीं है, पर वो नहीं समझ पाते हैं। सातवां क्या है? हायर एन एक्सपर्ट। आपके आपको प्रोफेशनल जो आदमी है, प्रोफेशनल एडवाइजर है, उसकी आपको राय लेनी चाहिए बिफोर फाइनेंशियल प्लानिंग, बिफोर इन्वेस्टिंग, कि क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कितना कर रहे हो, उसमें प्रोफेशनल गाइडेंस का बहुत महत्व है। वो आपकी नीड समझेगा, आपकी फाइनेंस को समझेगा, आपके गोल को समझेगा, आपके गोल को प्रायोरिटाइज करेगा कि कौन सा गोल पहले आएगा, उसको हमको प्रायोरिटी में लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए पीरियड 7 ही साल का है। दूसरे गोल के लिए 15 साल का है, तीसरे गोल के लिए 20 साल का पीरियड है, तो उसको वो प्रायोरिटाइज करता है। इसलिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट बहुत 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 जरूरी है। वो आपके इमोशंस को मैनेज करता है। अभी कोई पैनिक होके इन्वेस्टमेंट में से एग्जिट होता है, या फिर किसी की टिप के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो आपको तुरंत रोकने की कोशिश करता है। रुको तो अच्छी बात है, लेकिन वो अपना फर्ज बखूबी निभाना जानता है। आपकी एसेट एलोकेशन को भी आइडेंटिफाई करता है, उसको रीबैलेंस करता है एज़ पर योर फाइनेंशियल कंडीशन। तो उसके लिए
फाइनेंशियल एक्सपर्ट का आपके साथ होना वेरी 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 इम्पोर्टेंट, बट ऐसा होता नहीं है। काफी लोगों को मैं जानता हूँ, वो बोलते हैं हम खुद ही मैनेज कर लेते हैं, हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं हो पाता है। उसका कारण ये है कि वो अपने काम धंधे में से ही फ्री नहीं हो पाता है। वो कैसे एसेट एलोकेशन पे फोकस करेगा, वो कैसे रीबैलेंस करेगा, वो कैसे गोल को प्रायोरिटाइज कर पाएगा, कब कितना पैसा कहाँ डाइवर्ट करना है, वो कैसे वो कर पाएगा। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट की काफी जरूरत होती है। तो ये होना कंपलसरी जरूरी है। तो 7 सक्सेसफुल इन्वेस्टर हायर एन एक्सपर्ट। तो 7 हैबिट कौन सी होनी चाहिए ताकि आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहला तो आपके पास इन्वेस्टमेंट का पर्पस चाहिए। जल्दी से इन्वेस्टमेंट शुरू करो, इन्वेस्टमेंट को लंबा टाइम दो। सक्सेसफुल इन्वेस्टर इक्विटी में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वेस्ट रेगुलर करते हैं, डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। और सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो है वो रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं, रिस्क लेके नहीं चलते हैं। और सातवां, एक्सपर्ट की राय लेके करता है, एक्सपर्ट को हायर करता है। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए ये सब चीज जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरे बताए हुए फोन नंबर पे या ईमेल पे आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।